नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक और ये है हमारा डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com। हमारे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर नरेंद्र ठाकुर जी। नमस्कार नरेंद्र जी, कैसे हैं आप? नमस्कार दर्पण, बहुत बढ़िया हूँ मैं, आप सुनाएं। मैं भी बहुत अच्छा, शुक्रिया पूछने के लिए। नरेंद्र जी, आज हमारे लाइनअप में 4 खबरें हैं, एक एक करके उन पे डिस्कस करेंगे। चारों ही बहुत महत्वपूर्ण है, आम जनता के हिसाब से भी और वित्त के जानकारों के हिसाब से भी। पहली है जीडीपी को लेकर खबर। जीडीपी को लेकर हर महीने या हर हर पखवाड़े एक खबर आ ही जाती है, जो कि अपने आप में बड़ी खबर होती है। अभी जो खबर आ रही है वो अक्टूबर दिसंबर के जीडीपी की बात आ रही है, 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के। अभी जीडीपी के आंकड़े आए नहीं है अक्टूबर दिसंबर के, फरवरी 28 में आने की संभावना है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जो जो संभावना है जीडीपी कितनी रहेगी, वो 5.8 रहने की बताई जा रही है। और ये जो फिगर है, ये आपको कैसा लगता है प्रथम दृष्टि अगर फेस वैल्यू पे लिया जाए इसको? बेसिकली ये जो एसबीआई की रिपोर्ट है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो थर्ड क्वार्टर में, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 5.8% रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लास्ट क्वार्टर था, मतलब 21-22 का, उसमें 8.4% ग्रोथ रेट थी। मतलब जुलाई से सितंबर जो थी वो 8.4% ग्रोथ रेट थी, और अब जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 5.8% ग्रोथ रेट रहने वाली है। और वो रेफरेंस भी दे रहे हैं कि जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, एनएसओ है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है डेटा, वो क्वार्टर थर्ड का जो है, मतलब जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो डेटा है वो फरवरी 28 को आने वाला है, तो बहुत जल्दी आने वाला है। और ये एसबीआई की रिपोर्ट है, इसका नाम है इको रैप। तो यदि 5.8% कैरी है तो एक डाउन टर्न है, मतलब एक डिक्लाइन दिख रहा है। और वो एक तरह से ये भी कहा है, इसके कारण से जब वो डाउनफॉल दिख रहा है तो उन्हें ये लग रहा है कि जो 21-22 में पहले जो एसबीआई बोल रही थी कि जो ग्रोथ रेट जो है 9.3% रहेगी, इवन इकोनॉमिक सर्वे में निर्मला सीतारमन जी ने भी कहा था, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कह रही थी कि हम 9.2% ग्रोथ रेट रहेगी 21-22 की, क्योंकि मार्च 31 को ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म होने वाला है। अब उन्होंने कहा है कि यदि इतनी कम हो रही है ग्रोथ रेट तो हम 8.8% ग्रोथ रेट अचीव करेंगे। तो ये एक तरह से मतलब एक तरह से चिंताजनक बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो कंज्यूमर सेक्टर है, जो एक तरह से कंजम्पशन है, वो कम हो रही है। और उसमें इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो रूरल इंडिया है, उसमें जो टू व्हीलर्स हैं उनकी जो कंजम्पशन है वो कम हुई है, उसकी ग्रोथ रेट कम हुई है। इस कारण से हमें जीडीपी की ग्रोथ रेट कम दिख रही है थर्ड क्वार्टर में। और उसके अलावा ट्रैक्टर्स की जो कंजम्पशन है वो भी कम हुई है। तो रूरल इंडिया में ट्रैक्टर्स और टू व्हीलर्स की दोनों की ग्रोथ रेट कम हुई है कंजम्पशन की। और अर्बन इंडिया में वो ये कह रहे हैं कि जो एयरवेज है, बेसिकली जो ट्रैवल कर रहे हैं लोग, उसकी ग्रोथ रेट भी कम हुई है। लोग जो है कम अब ट्रैवल कर रहे हैं, और इसमें उन्होंने रीजन बताया है कि ओमिक्रॉन जो है उसका एक स्प्रेड होने के कारण से जो है क्वार्टर थ्री में डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक जो है वो वीक हुआ है। साथ में उन्होंने अर्बन एरियाज में ये कहा है कि कंजम्पशन क्यों कम हुआ है, कंजम्पशन की ग्रोथ रेट कम क्यों हुई है। वो कह रहे हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और पैसेंजर व्हीकल्स जो हैं, उनकी सेल जो है वो कम हो गई है क्वार्टर थर्ड में। जबकि वो ये कह रहे हैं साथ में कि इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट में हमें थोड़ा अप दिखता है, लेकिन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो है वो कमी दिखती है, चाहे रूरल इंडिया है चाहे अर्बन इंडिया है। और वो इकोनॉमिक्स दर्पण बोलते रहे हैं कि यदि 55% शेयर जो है जीडीपी का, यदि वो कंजम्पशन से आ रहा है, तो फिर ये एक चिंताजनक बात होनी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने एक रिकमेंडेशन भी दी है दर्पण। उन्होंने कहा है इस रिपोर्ट में कि ऐसा करिए कि यदि आप जब तक कंजम्पशन को नहीं बढ़ाएंगे, जो खर्चा पानी हम पहले भी बात कर रहे थे, तो आपका जो जीडीपी की रिकवरी है उसमें प्रॉब्लम आएगी। और कोविड ने जो डेंट किया है, ये जो पहले पॉलिसी गवर्नमेंट की रही है, खासकर डीमोनेटाइजेशन हो या जीएसटी, वही बुरा हाल हो रहा था। लेकिन उसके बाद जब कोविड ने और हालत खराब की है, तो इवन लॉकडाउन का उसका जो है वो ठीक ढंग से प्लान नहीं हुआ था, इस कारण से ग्रोथ रेट का उसका इम्पैक्ट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को काफी हिट हुआ था। तो यदि आप गेन करना चाहते हैं या रिकवरी करना चाहते हैं जीडीपी ग्रोथ की,
तो उनमें रिकमेंडेशन, क्योंकि ये एसबीआई की रिपोर्ट है तो वो एक ही बात कहेंगे, इनफैक्ट इकोनॉमिक्स और भी बातें कह रहे हैं, लेकिन ये बात जो कह रहे हैं वो हम बात कर लें और दर्शकों से शेयर करें। वो ये कह रहे हैं कि 50,000 रुपया जो है वो एक लाइवलीहुड लोन दें गरीब लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। अच्छा इनिशिएटिव है, और उसके उन्होंने कहा भी कि देखिए 50,000 रुपया यदि लोन देंगे तो जो हमें रूरल इंडिया में डिमांड कम होती हुई दिख रही है उसमें थोड़ा पुश होगा और एक तरह से रिकवरी के चांस हो सकते हैं। और उसका उन्होंने कारण भी बताया, एक लॉजिक भी बताया कि मान लीजिए आप 50,000 करोड़ रुपया यदि इसमें लगाते हैं स्कीम में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई, तो यदि आप 3% इंटरेस्ट सब्सिडी भी दे दें तो 50,000 करोड़ रुपए यदि आप स्पेंड कर रहे हैं, 3% उसका हुआ 1,500 करोड़ रुपया। तो यदि 1,500 करोड़ रुपया 22-23 में, हाँ, यदि गवर्नमेंट स्पेंड भी करती है तो उससे जो है जो बहुत एक तरह से मार्जिनल वर्कर्स जो है, जो गरीब लोग हैं, उनके क्रेडिट जो है कैपेसिटी जो है वो बोरिंग जो है कैपेसिटी बढ़ेगी। और जो हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में खासकर रूरल इंडिया में जहाँ 60-70% पॉपुलेशन रहती है उसमें जंप दिखेगा। तो चलो ये तो होगी रिपोर्ट की बात दर्पण, लेकिन उसके साथ में मैं बस एक बात और लिंक करना चाह रहा हूँ कि जो हमने पहले भी कहा है कि गवर्नमेंट को ये बिल्कुल सोचना होगा यदि रिकवरी करनी है तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाइए, गति शक्ति जो आपका प्लान है वो लगाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो एक पूंजीगत व्यय है। लेकिन पूंजीगत व्यय के साथ आप यदि जो रेवेन्यू है, राजस्व जो व्यय है, जिसमें हम पहले भी बात कर रहे थे, जिसमें कि गरीब लोग या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उनको आपको एक तरह से प्रमोट करना पड़ेगा। उसमें हमने बात की थी, चाहे वो एमएसपी है, चाहे वो फूड सब्सिडी है या फर्टिलाइजर सब्सिडी है, चाहे वो बेसिकली और जो एजुकेशन एंड हेल्थ में जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की, उसमें एक तरह से डाउनफॉल दिख रहा है रियल लेवल पे भी, एक नॉमिनल लेवल पे भी। और जब तक वो आप नहीं करेंगे तो ये हम एक्सपेक्ट करें कि कोई सिल्वर लाइन होगी और उससे जो है ये जो डिमांड में इतना डाउनफॉल दिख रहा है वो आप रिकवर कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि वो अभी एक तरह से गवर्नमेंट का विशुअल थिंकिंग हो सकती है, लेकिन रियलिटी ये है कि जब तक आप डिमांड की तरफ, खासकर इस तरह के खर्चे जो कि गरीब आदमी या लोअर मिडिल क्लास जो है वो करते हैं, उसको ठीक नहीं करेंगे तो आप रिकवरी के बारे में उतना नहीं सोच सकते कि जितना आप सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर से सोच रहे हैं। जी, तो नवीन जी, पिछले 2 सालों से कोरोना से जूझ रहे हैं, बीमारियों का ऐसा दौर है कि अगर पूरी इस स्थिति को मैं बीमारियों के मेटाफर के साथ जोड़ के देखूं तो जो पीड़ा है वो जीडीपी में कहीं है, डायग्नोसिस जो है, जो निकला, जो रोग निकला वो कंजम्पशन निकला, और जो इलाज है वो डिमांड साइड पे ज्यादा बल देना है। क्या इसको ऐसा जस्ट निकाल के कहा जा सकता है नरेन जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये इकोनॉमिक सर्वे और ये बहुत बड़ा क्रिटिक है, और मुझे लगता है उसको मैं काफी एक तरह से पूरी जोर से कहना चाह रहा हूँ कि आप ये मानिए कि सप्लाई की प्रॉब्लम तो है, लेकिन बार बार हम पहले भी बात करते रहे हैं, इवन इंडस्ट्रियलिस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर ये कह रहा है, अभी भी कहा गया है और भी रिपोर्ट बोल रही है, आप डिमांड बढ़ाइए। तो यानी कि एसबीआई भी जब रिपोर्ट कह रही है तो मांग के लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा, और उससे जो है ये हम कह रहे हैं जितने बजट्स में कट हुआ है उस कट को जो है वो नहीं करना चाहिए था। और यदि मतलब गलती से हो गया है या जो भी उनके ट्रस्ट है उसको ठीक करना चाहिए। और यदि कोविड में यदि प्री पेंडेमिक लेवल पे आप मतलब नहीं एक तरह से आप जाना चाह रहे हैं तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इग्नोर करके या गरीब लोगों के लोअर मिडिल क्लास को इग्नोर करके आप ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट करें तो नहीं हो सकता। तो आप ठीक कह रहे हैं कि सप्लाई साइड कारण ज्यादा नहीं है आजकल, आजकल जो है डिमांड साइड जो है कारण ज्यादा है। इसलिए जो मांग के जो प्रश्न है, जो रोजगार का जो प्रश्न है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, या जो खाने का प्रश्न है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो गरीबों का या लोअर मिडिल क्लास का जो एक तरह से नीड है वो ज्यादा जरूरत की है, उससे आपकी रिकवरी हो सकती है। और इसलिए जस्ट एक लास्ट रेफरेंस इस रिपोर्ट में कहा है कि जीडीपी जो है लास्ट ईयर जो कही गई थी, टोटल जीडीपी जो रियल जीडीपी इंडिया का है वो 145 लाख करोड़ रुपया था, 145.69, यानी कि इसको राउंड ऑफ फिगर में कहें तो इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि 146 कह लें, हाँ, 146 लाख करोड़ रुपया 20 में था। और उसमें अभी हमें सिर्फ जंप जो दिख रहा है वो दिख रहा है 2.35 लाख करोड़ रुपए का, मतलब लगभग
2.5 लाख करोड़ रुपया जो है वो बढ़ने के चांस है मुकाबले मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020 के 21 में। तो 2.5 लाख करोड़ रुपए यदि जीडीपी बढ़ रहा है तो बहुत ही छोटा इंक्रीज है। 1.6% कुल जीडीपी इंक्रीज कर रहा है। इसलिए और हमारी बात जो आप कह रहे हैं कि आपको कंजम्पशन में आपके लोगों की जरूरतों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और यदि बार बार आप जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही कहें कि रोजगार मिल जाएगा, थोड़ा तो मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा रोजगार आपको करना है तो जो ऑलरेडी स्कीमें चल रही हैं इतनों सालों से उसमें आप कट मत करिए, जो जनरली कट किया गया है इस बजट में। नरेंद्र जी, जीडीपी के अलावा एक चीज और है जो एक आम आदमी को नंबर्स में प्रभावित करे ना करे, लेकिन रियल मतलब दैनिक जीवन में बहुत प्रभावित करती है, वो है इन्फ्लेशन रेट। और दूसरी खबर हमारी इन्फ्लेशन से ही जुड़ी हुई है। जनवरी में इन्फ्लेशन 6.01 था, जो कि रिटेल इन्फ्लेशन है, पहले ही हम दर्शकों को बता दें, और ये 7 महीनों के उच्चतम स्तर पर था। तो एक लीथल कॉम्बिनेशन सा नहीं बनता जा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बेशक चलिए पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, लेकिन एक तरफ जीडीपी आपकी मतलब उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है, औसत है या कमतर है, और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन। नरेंद्र सही में, और इसलिए इसका इस टर्म को बोला जा रहा है स्टैगफ्लेशन, कि एक साइड आपका स्टैग्नेशन है, ग्रोथ रेट कम है, कोविड से जो पहले जो है वो कम हो गई है, जीडीपी आपका कम दिख रहा है, और दूसरी बात बिल्कुल दोहरी मार है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उस स्टैग्नेशन से, उस मंदी से, और साथ में जो है आपका इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो बिल्कुल आपने ठीक डेटा दिया कि जनवरी में जो आरबीआई का डेटा बोल रहा है वो या आरबीआई से डेटा आया है, उसमें ये बोला जा रहा है रिटेल इन्फ्लेशन जो जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग 6.01% जो है जनवरी में इन्फ्लेशन रेट रहा है, जो कि आरबीआई का जो बेंचमार्क है मतलब 4% ±2, मान लीजिए 4+2 मतलब 6, तो इसका मतलब 6 से वो मार्जिनली ऊपर हो गया है। तो ये एक तरह से लिमिट से बाहर का है। उसमें कारण भी बताया जा रहा है, इनफैक्ट वो इसी से बात जोड़ रही है कि कंजम्पशन जो है ग्रोथ कम हो रही है, जो एसबीआई की रिपोर्ट बोल रही है, और इसी में कहा गया कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो एक कारण बना हुआ है, मतलब जो खाद्य पदार्थ की जो कीमतें हैं उसका जो है 14 महीनों में सबसे ज्यादा जो है इन्फ्लेशन रेट है इस टाइम, और वो है 5.43%। वो एक उसी को बता रहा है जो कि एक तरह से कंजम्पशन पे जो है प्रेशर हो रहा है, और लोग जो है अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल हो गया। एक तरफ आय कम हो रही है, दूसरी तरफ कीमतें बढ़ रही है, इसका मतलब है कि जो वास्तविक आय है वो कम हो रही है, और साथ में बेरोजगारी तो लग झेल रहे हैं लोग। तो इसीलिए दूसरी बात जिसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, उसमें ये है कि मार्जिनली डिक्लाइन तो हुआ है, लेकिन अभी भी वो डबल डिजिट है। हम इस पे खर्चा पानी में बात करते रहे हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब है जो होलसेल पे जो गुड्स मिलती हैं उसका जो प्राइस इन्फ्लेशन रेट है वो हो गया है अब कम होके 12.96, मतलब लगभग 13%, जो कि एक महीना पहले मतलब इसका मतलब दिसंबर में 2021 में, हाँ 2021 में वो 13.56% था। तो लगभग मतलब आधा प्रतिशत जो है वो कम हुआ है, लेकिन हमें बिल्कुल ध्यान देना होगा कि उसमें जो है ये डबल डिजिट है अभी भी। तो इसमें भी जो रेफरेंस पॉइंट दिया गया, जो हमारी पहले वाली न्यूज से या पहले वाले डिस्कशन से लिंक क्लियरली होता है कि होलसेल फूड इन्फ्लेशन, मतलब जो होलसेल के जो खाद्य पदार्थ हैं उसका जो इन्फ्लेशन या स्फीति दर है वो 24 महीनों में सबसे हाईएस्ट है, और वो है 9.6%। इससे क्लियरली पता लगता है कि इकोनॉमी इस टाइम जो स्टैग्नेशन में है, और उसका कारण साफ ही दिख रहा है कि फूड इन्फ्लेशन है। उस साइड जो है कंजम्पशन की ग्रोथ रेट वो कम हो रही है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो क्लियरली इकोनॉमी इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट झेल रही है और साथ में इन्फ्लेशन झेल रही है। तो आपको मांग पक्ष पे गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए था, जिसमें कि बजट इस बार का वो मिस कर गया पॉइंट। उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, लेकिन जो लोगों की आम जरूरत की चीजें जो है उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। जी नरेंद्र जी, आप भी बार बार ये कहते रहे हैं डिस्कशंस के दौरान, काफी खर्चा पानी शो हमने साथ साथ किया, और बाकी एक्सपर्ट्स भी विशेषज्ञ जो हैं वित्त के, वो कहते रहे हैं कि बेशक जो आरबीआई है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को तरजीह नहीं देती है, लेकिन अंततः वही प्राइस इंडेक्स बाद में कुछ महीनों बाद रिटेल में भी रिफ्लेक्ट होता है, जो कि होना शुरू हो गए हैं या काफी महीनों से या काफी हफ्तों से हो रहे हैं। नरेंद्र जी बिल्कुल, मतलब सही में, मतलब ये गवर्नमेंट को जब इतने इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं और जो काफी
एक तरह से गरीबों की या वेलफेयर की बात करते हैं, तो जो ये रेफरेंस पॉइंट आता रहता है कि हम वर्चुअल, एक जनरल लॉजिक दिया जाता है कि वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे हम। मतलब आसान शब्दों में कहें कि जी आप यदि कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो उसके थ्रू जो है आप बिल्डिंग बनाएंगे, रोड बनाएंगे, आप रेलवे में इन्वेस्ट करेंगे, उससे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं, ये पॉइंट आ रहा है कि उसमें भी वैसे कैच है, बहुत सारे हैं कि उसमें लोन भी दिया जा रहा है 7.5 लाख करोड़ रुपए की जो बात गवर्नमेंट इस पर कर रही है। लेकिन जो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों घटा रहे हैं, जब पता है कि कोविड की मार मार पड़ी हुई है और उसमें जॉब लॉस भी है, उसमें जो है वेज लॉस भी है। तो उस टाइम तो लोगों को जरूरत थी सरकार की तरफ से, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कि आप जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाइए और ज्यादा बढ़ाइए, लेकिन साथ में आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ाइए, जो कि पीडीएस की जो सब्सिडी है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को और जो हेल्प करना था, उसमें जो है हम ये बात कर रहे थे कि जो एमएसपी की जो सब्सिडी थी, नरेगा, नरेगा में हम लास्ट टाइम में बात किए थे कि आप 1 लाख से ऊपर पिछले 2 सालों में, 1 लाख करोड़ से ऊपर, हाँ, इतना ज्यादा आपने स्पेंडिंग की थी क्योंकि इतनी जरूरत थी, क्योंकि रूरल एरियाज में लोगों की बहुत डिमांड थी, कम हो गई थी और कोविड ने काफी कमर तोड़ी थी लोगों की। तो आपने उसको अब 1 लाख से कम कर दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है ये अभी भी एक तरह से समझ नहीं पा रही है कि ये समस्या पूर्ति पक्ष की कम और मांग पक्ष की ज्यादा है, और ये सरकार को आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा। इकोनॉमी तो बता रही है, डेटा बता रहे हैं, लेकिन अभी पॉलिटिक्स कब बताएगी, आने वाले दिन बताएंगे। और जैसा आप कह रहे थे, आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा, लेकिन एक समय के बाद नरेंद्र जी, वो होता है ना कि काफी देर हो जाती है, तो कहीं वो स्थिति ना हो जाए, इस बात का डर कम से कम अभी विशेषज्ञों के मन में तो जरूर होगा। नवीन जी, आपने मेरे साथ शेयर की है पंजाब एंड सिंध बैंक की। मैं ऑफलाइन भी हम इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सर्च किया, तो मैंने देखा दिसंबर 2020 में मैंने एक स्टोरी की थी। इसमें खबर थी कि सरकार पंजाब एंड सिंध बैंक का रीकैपिटलाइजेशन करेगी, और इसके लिए सरकार आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए 5,500 करोड़ रुपए के जीरो कूपन बॉन्ड इश्यू करेगी। उस वक्त इसको मास्टर स्ट्रोक वगैरह भी बताया गया कि किस तरीके से बिना पैसा इन्फ्यूज किया या 1 रुपया इन्फ्यूज करके 2 रुपए का 2 रुपया का मतलब वो काम निकाल ले गया। खैर, वो बात पुरानी हो गई। जो अभी आपने खबर शेयर की है उस पर आते हैं। खबर यह है कि पंजाब एंड सिंध बैंक में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इन सब चीजों के बावजूद भी पंजाब एंड सिंध बैंक से खबर आई है कि 4,600 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं प्रेफरेंस शेयर के माध्यम से। क्या पूरी खबर है, क्या इसकी जानकारी है, क्या नुक्स वो है और क्या निहितार्थ है इसके? बेसिकली ये जो खबर है, ये पंजाब एंड सिंध बैंक जो है, थर्सडे को ये बात कही है उन्होंने कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है पंजाब एंड सिंध बैंक के, उन्होंने ये इशू एक जो है या अप्रूव किया है ये इशू कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसकी वैल्यू है 4,600 करोड़, जो आप कह रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रही है। वो एक तरह से रिकैपिटलाइजेशन की बात है, कहीं प्रॉब्लम है, इस कारण से गवर्नमेंट जो है वो प्रेफरेंस शेयर ले रही है और 4,600 करोड़ रुपए जो पंजाब सिंध बैंक को दिया जा रहा है। और वो रेफरेंस पॉइंट इसलिए आया है कि इस बार बजट में ऐसा कोई रिकैपिटलाइजेशन जो है इस तरह का कोई फंड नहीं दिया गया है, जो पिछले 2-3 बजट्स में दिखा था। निर्मला सीतारमन जी ने दिया था जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, क्योंकि उनकी हालत खराब थी, खासकर जो उनका एक तरह से बैलेंस शीट थी। और उसमें लगभग ये रिपोर्ट आ रही है कि 2016-17 से लेके 2020-21 तक लगभग मतलब 4-5 सालों में कितना पब्लिक सेक्टर को पैसा दिया गया है कैपिटलाइजेशन के लिए। तो वो टोटल पैसा दिया गया है 3.1 लाख करोड़ रुपया। तो लगभग 3 लाख करोड़ रुपया जो है दिया गया था पिछले सालों में, लेकिन इस बार बजट में नहीं दिया गया है। लेकिन एक न्यूज ये आई है कि 4,600 करोड़ जो है वो प्रेफरेंस शेयर के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पंजाब एंड सिंध बैंक को दे रही है। और इसमें हमने पहले भी बात कही थी कि ये बात हमें समझनी होगी कि यदि इस क्राइसिस में बैंक जाते हैं तो ये कारण कहाँ होता है और उसका क्या प्रॉब्लम होती है। उस ग्लिच को हम वैसे भी समझ सकते हैं, स्कैम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि जी बड़े जो मछलियां हैं या बड़े जो नेशनलिस्ट हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, वो तो लोन ले लेते हैं अपने इन्फ्लुएंस से, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है या जो उनका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस होता है, और उसी में ही
अभी एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड की जो बात आई है, 23,000 करोड़ रुपए का जो स्कैम आया है, जो ऋषि अग्रवाल जिसमें कल्प्रिट भी माने जा रहे हैं और उनकी टीम, तो ये हमें समझना होगा कि केंद्रीय एक तरह से सरकार कब तक जो है इस तरह के स्कैम को थ्रू रिकैपिटलाइजेशन या कैपिटलाइजेशन के थ्रू जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। और इसमें ये डिबेट बार बार बनी हुई है कि आप इनएफिशिएंसी आए कहीं और से, मतलब एक तरह से करप्शन आए कहीं और से, एनपीआई बने कहीं और इन्फ्लुएंस से, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो उसका ठीकरा फोड़े जो है वो बैंक के ऊपर, पब्लिक सेक्टर बैंक के ऊपर। और इसीलिए वो कहते हैं कि जी देखो अब तो इनएफिशिएंट हो गया बैंक, एनपीए इतने सारे हो रहे हैं, और इनफैक्ट अब ये खबर भी आ रही थी कि आने वाले साल में 11.5% जो है एनपीए हो जाएंगे बैंक के, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक के। तो हमें इसमें समझना होगा कि सरकार ऐसे कब तक करेगी, एक, और दूसरा ये है कि ऐसे लोन जो है कब तक दिए जाएंगे और कब ये इंश्योर किया जाएगा रिकवरी कब होगी। तो मुझे लगता है इस बात को समझना होगा, और साथ में ये कह देना कि जी इस सब की प्रॉब्लम की जड़ जो है करप्शन की, एनपीए की, उसको सॉल्व करने की जो नीति है वो प्राइवेटाइजेशन है। तो उस पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आप प्राइवेटाइज, पहले आप एक तरह से उस करप्शन को, इस एनपीओ को आप रोक नहीं पाए। अभी भी देखिए कहे ना 28 बैंक जो है ऐसे लोन लेके एपीजी शिपयार्ड वो जो है इस तरह इस पर्सपेक्टिव में गई हुई, हम समझ रहे हैं इतना बड़ा स्कैम है, अभी बोला भी जा रहा है, और एक बात सही उसमें भी भी है। राजनीति, उसमें भी नरेंद्र जी राजनीति चल रही है, जितना मतलब राजनीति की इतना हम जाते नहीं है उस फैक्टर में, लेकिन फिर भी ब्लेम गेम चल रहा है। तो दोनों ही बड़ी पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टियां वो एक दूसरे को ब्लेम कर रही है कि हमारे कार्यकाल में हुआ, आपके कार्यकाल में हुआ। मुख्य दिक्कत ये नहीं है कि किसके कार्यकाल में हुआ या किसके कार्यकाल में पकड़ा गया, दिक्कत यह है कि ऐसा हुआ ही क्यों, या ऐसा होने से रोका क्यों नहीं गया। जैसा हम बार बार कहते हैं, और ये बड़ी कोफ्त सी भी होती है नवीन जी, आप या मैं अगर लोन लेने जाएं तो कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद की संभावना 50% ही बनी रहती है कि आपको आपकी जरूरत के लिए लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। जबकि जो कॉर्पोरेट लोन्स हैं वो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं और फिर केवल ब्लेम गेम हो जाता है, और बड़े बड़े जो जिन्होंने वो लिए हैं उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया जाता है कि आप जाइए यहाँ से, देश से बाहर चले जाइए। तो मुझे निजी तौर पे भी बड़ी कोफ्त और बड़ा सिस्टम से बड़ी दिक्कत होती है नवीन जी। सही बात है कि मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यदि ये इकोनॉमिक सिस्टम या बिजनेस इस तरह का है, बैंकिंग सेक्टर में यदि इस तरह करप्शन या एनपीएस दिख रहे हैं, तो बिल्कुल हम यही कह रहे हैं कि उसमें आप एड्रेस ये ना करिए कि ये प्राइवेटाइजेशन से ठीक हो जाएंगे। तो उस टाइम तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक ही, ये मान लो ये बात भी आ रही है, प्राइवेटाइज करके प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो गए, तो मान लो वो अपने आप ही लोन अपने लिए ले लेंगे, तो फिर जो सेविंग है आम लोगों की या आम लोगों के डिपॉजिट्स है उनका क्या होगा। तो ये थोड़ा बहुत सिक्योरिटी तो अभी थी भी कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, लेकिन आप प्राइवेटाइज कर देंगे तो आपने प्रॉपर पहले बोल दिया, तो इसलिए कई जगह एक आवाज भी आती है कि प्राइवेटाइज से एफिशिएंसी हो जाएगी, और बार बार इस पे क्रिटिक दे चुके हैं कि एफिशिएंसी बहुत ब्रॉडर लेवल पे, उसमें इक्विटी भी है कि मान लीजिए गाँव के क्षेत्र पे या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो गरीब इंडस्ट्री है, जो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलता है, तो उसको लोन कौन देगा, उसमें तो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक ही दे सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक क्यों देंगे, उनको प्रॉफिट का उतना इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो ये ब्रॉडर क्वेश्चन है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, और मुझे लगता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी ये जो है बिल्कुल कंटेन करा जाना चाहिए। कैसे होगा वो बात हम करते रहेंगे, अल्टीमेटली आप एफिशिएंसी उसमें लाइए कि जिन्होंने लोन लिए और जो बड़ी मछलियां हैं उनको पकड़िए और भागे ना, और भागे तो उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो एसेट्स है, उनको आप कैसे भी टेक ओवर करके जो है वो लोन चुकता करिए। लेकिन आई होप कि आने वाले दिनों में ये चीजें करेंगे। नरेंद्र जी, फटाफट चौथी खबर की ओर को चलते हैं, इसी उम्मीद के साथ, जैसा कि पहली और दूसरी खबर में भी आपने कहा था कि आई होप आने वाले दिनों में सरकार चेतेगी और जिन जिन सेक्टर्स की, जिन जिन चीजों की हमने बात की, उन चीजों में एक क्राइसिस मैनेजमेंट कम से कम करेगी, क्योंकि चिड़िया चुग गई खेत वाली स्थितियां तो हो गई है, और यही स्थिति है चौथी जो हमारी खबर है। पहली तीन खबरों में कॉमन जो है, थोड़ा बहुत जो कॉमन निकल के आता है वो कोविड निकल के आता है या वो पेंडेमिक निकल के आता है, चाहे वो जीडीपी हो, उसमें भी कम से कम सरकार तो यही कहती है कि पेंडेमिक के चलते जीडीपी इस तरीके से हुई है, और काफी हद तक सही भी है अगर ये पूरी तरह सही ना भी हो तो। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन को आप पूरी दुनिया भर में जो
दोष मढ़ा जा रहा है वो आपका इसी पे ही मढ़ा जा रहा है, आपका कोविड पे ही मढ़ा जा रहा है या फिर लॉकडाउन वगैरह पे। और तीसरा जो बैड लोन हुए हैं, बेशक शिपयार्ड वाली बात हटा दे, पंजाब नेशनल वाली बात हटा दे, लेकिन जो छोटे छोटे बैड लोन्स बड़े हुए हैं जिसके लिए प्रोविजंस रखे गए हैं वो कोविड के चलते ही बताए जा रहे हैं। तो इन सब का जो सार निकल के आ रहा है वो निर्मला सीतारमण जी की एक बात में निकल कर आ रहा है कि कोई ऐसा फंड रखा जाए पेंडेमिक के लिए कि चलो इस बार तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, चिड़िया चुग गई खेत, हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन भविष्य में एक मल्टीलैटरल फंड की बात निर्मला सीतारमण कह रही हैं। ये किस तरीके से, क्या आप मतलब इसका समर्थन करते हैं, क्या खबर है और आपके क्या इस पे टेक है नरेंद्र जी? बिल्कुल, निर्मला सीतारमण अभी G20 कंट्रीज की मीटिंग हो रही थी, उसमें उन्होंने अच्छी बात कही है और ये कहा है कि जो मल्टीलेटरल फंडिंग है वो ऐसी हो जिससे कि जो फ्यूचर में यदि पेंडेमिक आते हैं जैसे कोविड-19 पेंडेमिक, तो उसमें ग्लोबल लेवल पे एक इक्विटी हो पाए। और इनफैक्ट उसका मैं बेंचमार्क ऐसे बता दूं कि इस टाइम जो है वैक्सीन जो दी जा रही है कोविड के लिए, उसमें यदि अमीर देशों को लें तो अमीर देशों के जो जनता है उनको 68% जो है 100 में से 68 लोगों को 68 लोगों को वो वैक्सीन लग चुकी है। और यदि गरीब देशों को देखें, अफ्रीका, एशिया, उसमें सिर्फ 12 लोगों को लगी है 100 में से। तो 12% जो वैक्सीन जो है कोविड की वो गरीब देशों में लगी है और जो अमीर देशों में वो 68 लोगों को लगी है 100 में। तो वही रेफरेंस उनका आ रहा है कि इसलिए हम मान लीजिए इस तरह की हेल्थ इनिक्विटी है, खासकर वैक्सीन में दिख रही है ना, और चीजों में भी दिखती है। तो इसके लिए वो उन्होंने रेफरेंस पॉइंट दिया है कि ये जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो एक ट्रस्ट बनाया है, उसको उन्होंने कहा है रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट, जो IMF ने क्रिएट किया है। और वो टोटल फंड उन्होंने क्रिएट किया है $50 बिलियन। तो उसमें वही वो बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पे हम फाइनेंस कर पाए सभी कंट्रीज को, और वो जो ग्लोबल हेल्थ इनइक्वालिटी है, खासकर जो वैक्सीन में रिफ्लेक्ट हो रही है, रिच लोग जो हैं या रिच कंट्रीज जो हैं वो अफोर्ड कर पा रहे हैं या उन्होंने वैक्सीन दे पा रहे हैं लोगों को, लेकिन गरीब लोग नहीं दे पा रहे हैं। और पेंडेमिक तो ये तो है, पेंडेमिक ने यही सिखा दिया है कि जब गैर बराबरी होती है तो उसकी मार जो है दोनों तरफ पड़ती है, सिर्फ एक तरफ नहीं पड़ती, उसमें मतलब दोनों लपेटे में आते हैं, जिसमें लेट मी यूज दैट वर्ड। और इसलिए हमें इस तरह की यदि गैर बराबरी कहीं दिखती है उसको एड्रेस करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है अब चारों बातों को आपने बहुत अच्छे से मुझे लगता है लिंक कर ही दिया। उसके आगे बस मैं एक बात ऐड करूंगा कि जब यहाँ पे जब निर्मला सीतारमण G20 में ये बोल रहे हैं कि ग्लोबल हेल्थ इक्विटी की बात हो और उसमें वो फंडिंग की बात कर रही हैं, लेकिन उसके उल्टा वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये है कि सारी कंट्रियां कोविड-19 पेंडेमिक में उन्होंने ज्यादातर गवर्नमेंट ने पैसा लगाया लोगों के रोजगार के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, फूड के लिए। एक लेवल पे सरकार ने भी लगाया लेकिन कम लगाया, ज्यादा लोन दिए गए। मतलब जो 20 लाख करोड़ रुपए जो दिया गया था, जिसको आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज कहा गया, 20 लाख करोड़ रुपए में से सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए जो है, जिसको हम बार बार बोलते हैं, और फिस्कल पॉलिसी के जरिए लोगों को पैसा दिया गया, रोजगार के लिए पैसा दिया गया थोड़ा बहुत। लेकिन जो 18 लाख करोड़ रुपए जो दिया गया, और क्रेडिट के लिए, लोन के लिए दिया गया, जबकि उससे उल्टा, चाहे वो अमेरिका है चाहे और देश है, उन्होंने उससे उल्टा किया है। पैसे तो बांटे यहाँ गए, गवर्नमेंट पैसे लिटरली बांटे गए सर। इसीलिए इस प्रॉब्लम भी हालांकि इसीलिए आ रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, जो लिक्विडिटी आ गई है वहां पर ढेर सारी। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल। तो मान लीजिए, इसलिए फिर वो बात वही जुड़ती है कि आप कह रहे हैं सप्लाई, हम कह रहे हैं डिमांड। तो जो पूर्ति की समस्या थोड़ी थी, लेकिन पूर्ति वाले खुद ही कह रहे हैं जी हमारी 50% कैपेसिटी यूज हो पा रही है। कार वाले कह रहे हैं हमारे 100 में से 50 कारें बिक रही हैं, 60 कारें बिक रही हैं, 40 नहीं बिक रही। स्कूटर वाले वही डेटा आई गया। मोटरसाइकिल वाले, टू व्हीलर वाले कह रहे हैं हमारे जो है 50 जो है स्कूटर या जो है बाइक बिक रही है, लेकिन 50 या 60 40 नहीं बिक पा रही है। और इसका कारण यही है कि गरीब लोगों के पास जो है पैसा नहीं है, लोअर मिडिल क्लास का पैसा नहीं है। तो आपको रोजगार के, आप प्रोडक्टिव यूज करिए, लेकिन आप देखेंगे नरेगा में पैसा काट दिया, आपने देखा कि आप PDS में पैसा काट दिया, आपने देखा कि MSP में पैसा काट दिया। तो रूरल सेक्टर में आपने पैसा काट दिया, तो अर्बन में तो आप क्या कर रहे हैं? तो इसलिए जब और सरकारें कर रही है और आप खुद बोल रहे हैं कि इक्विटी की बात है, तो इक्विटी तो है वो यहाँ पे भी लाइए आप, कि कम से कम जो 20 लाख करोड़ रुपए में से आपको अब यदि फंड लेना है, तो उसमें से कम 60-70% जो है आप
फिस्कल पॉलिसी के जरिए यूज करिए, ना कि मॉनेटरी क्रेडिट लोन के जरिए यूज करिए। ये मतलब ये इकोनॉमिक्स में कह रहे हैं, और बाई चांस इस रेफरेंस से बात आई और जुड़ती हुई बात है, तो मुझे लगता है कि ये हम लोग पॉलिसी लेवल पे कह सकते हैं गवर्नमेंट को कि आपको स्टांस चेंज करना होगा, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जो आप बात कर रहे हैं और जो और देश कर रहे हैं जस्ट उसके उल्टा कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा आपने बीच में कहा कि कम से कम पैंडेमिक ने एक सिल्वर लाइनिंग ये तो हमें सिखाया कि देश या व्यक्ति के आधार पर भी छोटा बड़ा गरीब अमीर नहीं देखता। जावेद अख्तर का एक गाना था, पंछी नदियां पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो पंछी नदियां पवन के झोंकों के अलावा पैंडेमिक भी एक चीज है जो सरहदों को नहीं मानती, और इसके बारे में अगर कोई फंड वगैरह की बात कर रहे हैं तो वो कोई गलत बात नहीं है, इनफैक्ट एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि पैंडेमिक कभी भी आ सकता है, दोबारा भी ईश्वर न करे। लेकिन यही चीजें फिर जब आप भारत में अप्लाई करने की बात करते हो तो थोड़ा सा दोहरापन सा दिखता है विशेषज्ञों को, वित्तीय विशेषज्ञों को। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी आपका हमें सारी जानकारी देने के लिए। दर्शकों का भी शुक्रिया। आपको ये शो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। टेक केयर। क्रिप्टो मार्केट की नब्ज और घटती बढ़ती धड़कनें, कमाई के रास्ते की ढेर सारी अड़चनें, कैसे होता है नफा और नुकसान, क्यों होता है एक इन्वेस्टर परेशान, घर बैठे कैसे कर सकते हैं क्रिप्टो माइनिंग, वर्चुअल गेमिंग के कायदे और मेटावर्स की दुनिया की शाइनिंग, सुलझाएंगे सब, चाहे हो NFT वाले डिजिटल आर्टवर्क्स का संसार या लगता हो क्रिप्टो रेगुलेशन का झंझट अपार। बदल रही है दुनिया तो न रहिए सोते, लगाइए ज्ञान धारा के गोते। फिर एक बार क्रिप्टो करेंसी की क्लास शानदार, एक नया पैसा सीजन 2 16 फरवरी से हर बुधवार और रविवार दोपहर 12 बजे।